नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम एक नए सेशन के साथ आए हैं और ये सेशन जो है वो पिछले वाले सेशंस का कंटिन्यूएशन होगा। इस सेशन में हम एक थर्ड इम्पॉर्टेंट टॉपिक DBMS के बारे में यहाँ पर जानेंगे। इसको हम लोग कहते हैं डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम, जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो बिना टाइम गंवाए आइए हम लोग जानते हैं कि इस सेशन में हमें क्या क्या पढ़ना है और हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या ज़रूरी है। इस सेशन की अगर हम बात करें तो छोटे से टाइम पीरियड में ये 5 सेशंस को इंक्लूड करा है हमने, जिसमें पहला जानेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, दूसरा क्रिएट एंड एडिट टेबल यूजिंग विजार्ड एंड एसक्यूएल कमांड्स, तीसरा पढ़ेंगे परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन टेबल, चौथा पढ़ेंगे रिट्राइव डेटा यूजिंग क्वेरी, पांचवा पढ़ेंगे क्रिएट फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स यूजिंग विजार्ड। तो ये 5 टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हमें जानना है, और अगर अलग अलग पढ़ते तो ये 5 डिफरेंट सेशंस में बनता, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं है। तो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं हम उसे कवर करने वाले हैं। आपको याद दिला दें, एग्ज़ाम्स में आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है, और इतना हम एश्योर करते हैं कि 50 में आप 45-48 आराम से इसको देख कर ले आ सकते हैं। 4 वीडियोज़ हैं, अगर आप इनको देख लें तो 45-48 आना ही आना है। आइए बिना टाइम वेस्ट किए आगे चलते हैं। पहला जो है क्वेश्चन बनता है कि डेटा क्या होता है या डेटाबेस क्या होता है। तो डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा। डेटा का जो ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन होता है उसी को हम लोग कहते हैं डेटाबेस। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर पैकेज with computer programs that controls the creation, maintenance and use of database। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या हुआ? ये एक सॉफ्टवेयर पैकेज है जिसका इस्तेमाल किस लिए करते हैं? तो क्रिएशन के लिए, मेंटेनेंस के लिए और यूज़ ऑफ डेटाबेस के लिए। कहता है इट इज़ एन इंटीग्रेटेड कलेक्शन ऑफ डेटा रिकॉर्ड्स, फाइल्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स। इसमें क्या क्या होता है? डेटा का रिकॉर्ड होता है, फाइल्स होता है और बाकी चीज़ों का इसमें यूज़ करते हैं सेव करने के लिए। इट अलाउज डिफरेंट यूज़र एप्लीकेशन प्रोग्राम्स टू कॉन्करेंटली एसेस द सेम डेटाबेस। यानी इसकी मदद से बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स एक जगह स्टोर डेटा को देख सकते हैं। जो वेल नोन है वो है ओरेकल, IBM DB2, माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, पोस्टग्रेस SQL, MySQL, फॉक्स प्रो, SQLite और लिब्रा ऑफिस का जो आता है वो तो है ही है, ठीक है। तो अब हम जानते हैं कि डेटा को कितने तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो डेटा को 2 तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। पहला है फ्लैट फाइल और दूसरा है रिलेशनल। फ्लैट फाइल का यूज़ क्यों करते हैं? तो डेटा इज स्टोर्ड इन अ सिंगल टेबल यूजुअली सुटेबल फॉर लेस अमाउंट ऑफ डेटा। अगर डेटा छोटे से अमाउंट में है, कम अमाउंट में है, तो उसको स्टोर करने के लिए हम लोग फ्लैट फाइल का यूज़ करते हैं। जब डेटा को मल्टीपल टेबल्स में यूज़ रखते हैं और सारे मल्टीपल टेबल्स जो आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, तो वहीं पर आता है रिलेशनल डेटाबेस का कॉन्सेप्ट, ठीक है। रिलेशनल इज अ सूटेबल या इज सूटेबल फॉर मीडियम टू लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। मीडियम अमाउंट का डेटा हो या लार्ज अमाउंट का डेटा हो, तो उस केस में हम लोग रिलेशनल का इस्तेमाल करते हैं। आगे चलें तो हमारे पास डेटाबेस सर्वर्स होते हैं। तो डेटाबेस सर्वर्स क्या होता है जानते हैं। तो डेटाबेस सर्वर्स आर डेडिकेटेड कंप्यूटर्स दैट कैन होल्ड या दैट होल्ड द एक्चुअल डेटाबेस एंड रन ओनली द DBMS एंड रिलेटेड सॉफ्टवेयर। यानी ऐसा पॉइंट है या ऐसा सिस्टम है जो सिर्फ और सिर्फ DBMS और उससे संबंधित सॉफ्टवेयर को रन करता है। टिपिकली databases available on the data servers are accessed through command line और ग्राफिक यूज़र इंटरफेस टूल्स। इसका हम कैसे यूज़ कर सकते हैं? तो कमांड लाइन, कमांड्स के थ्रू या ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस यानी क्लिक करके हम यूज़ कर सकते हैं। रेफर टू एज फ्रंट एंड्स। डेटाबेस सर्वर्स आर रेफर्ड एज बैक एंड्स। डेटाबेस सर्वर्स को हम लोग बैक एंड्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमें दिखता नहीं है, ठीक है।
सच टाइप ऑफ डेटाबेस इज रेफर्ड टू एज अ क्लाइंट सर्वर मॉडल। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, क्लाइंट सर्वर मॉडल क्या हो गया? तो सर्वर के तौर पे हमेशा डेटाबेस का यूज़ करते हैं, ठीक है। और क्लाइंट क्या होता है? जिसको डेटा की आवश्यकता होती है। एडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस, ये पहला एडवांटेज जो है, इट रिड्यूसेस डेटा रिडंडेंसी। डेटा रिडंडेंसी का मतलब क्या होता है? ड्यूप्लीकेशन ऑफ डेटा, ठीक है। डेटा रिडंडेंसी का मतलब क्या होता है? डुप्लीकेशन ऑफ डेटा, यानी एक ही डेटा कई जगह पर स्टोर नहीं होगा। तो कहता है द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कंटेन्स मल्टीपल फाइल्स दैट आर टू बी स्टोर्ड इन मेनी डिफरेंट लोकेशंस in a system or even across multiple systems. Because of this, there were sometimes multiple copies of the same file which led to data redundancy. क्योंकि मल्टीपल फाइल्स होते हैं और उन्हें हमें कई जगहों पर स्टोर करने की आवश्यकता होती है, इसीलिए वहाँ पर एक ही फाइल कई जगहों पर स्टोर हो जाता है, जिससे कि हमारे पास डुप्लीकेशन ऑफ डेटा आता है। इस डुप्लीकेशन ऑफ डेटा से हम डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का यूज़ करके बच सकते हैं। दैट इज प्रिवेंटेड इन डेटाबेस एज देयर इज अ सिंगल डेटाबेस एंड एनी चेंज इन इट इज रिफ्लेक्टेड इमीडिएटली। बिकॉज ऑफ दिस देयर इज नो चांस ऑफ एनकाउंटरिंग डुप्लीकेट डेटा। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज़ करने से जो डुप्लीकेशन ऑफ डेटा होता है वो क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। आई होप कि आप लोग समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं, शेयरिंग ऑफ डेटा। शेयरिंग ऑफ डेटा का मतलब क्या होता है? इन अ डेटाबेस द यूजर्स ऑफ डेटाबेस कैन शेयर द डेटा अमंग देमसेल्व्स। जो डेटाबेस के यूजर्स हैं वो क्या कर सकते हैं? डेटा को शेयर कर सकते हैं। सही बात है, जितने लोगों को आईडी पासवर्ड पता होगा तो वो लॉग इन करके देख सकते हैं। देयर आर वेरियस लेवल ऑफ ऑथराइजेशन टू एक्सेस द डेटा and consequently the data can only be shared with the authorized users. ID पासवर्ड होगा तो जिसके पास होगा सिर्फ वही देख पाएगा। Many remote users can also access the database simultaneously and share the data between themselves. अगर कोई दूर बैठा है तो वो भी डेटाबेस को लॉगिन करके देख सकता है, ठीक है। डेटा इंटीग्रिटी, इसका मतलब क्या होता है? डेटा इंटीग्रिटी मीन्स दैट द डेटा इज एक्यूरेट एंड कंसिस्टेंट इन द डेटाबेस। इसका मतलब होता है कि जो डेटा स्टोर है वो क्या है? एक्यूरेट है, और अगर उसको अपडेट किया गया है तो वो अपडेटेड है। डेटा इंटीग्रिटी इज इम्पॉर्टेंट एज देयर आर मल्टीपल डेटाबेस इन DBMS। ये ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे डेटाबेसेस होते हैं। ऑल ऑफ दिस डेटाबेसेस कंटेन डेटा दैट इज़ विजिबल टू मल्टीपल यूजर्स। और ये डेटा जो है मल्टीपल यूजर्स को दिखता है, इसीलिए आवश्यक है कि अगर कोई अपडेट करता है तो करेक्ट और कंसिस्टेंट डेटा वहाँ पर हो। नेक्स्ट हमारे पास है डेटा सिक्योरिटी। ये जो है इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डेटाबेस का, जिसका मतलब क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ ऑथराइज्ड यूजर्स वुड बी अलाउड टू एक्सेस द डेटाबेस एंड देयर आइडेंटिटी शुड बी ऑथेंटिकेटेड यूजिंग अ यूजर नेम एंड पासवर्ड। अनऑथराइज्ड यूजर्स शुड नॉट बी अलाउड टू एक्सेस द डेटाबेस अंडर एनी सर्कमस्टांसेस एज इट वायोलेट्स द इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट। इसका मतलब ये हुआ कि आईडी और पासवर्ड जिसके पास होगा वही लॉगिन करके देख पाए, जिसके पास नहीं है वो देख नहीं सकता। इससे फ़ायदा क्या हुआ कि भैया सिर्फ ऑथराइज्ड यूजर्स को ही डेटा देखने के लिए एक्सेस होगा। नेक्स्ट कहता है प्राइवेसी। ये सब चीज़ें हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, तो आप इसको देख के भी समझ सकते हैं कि प्राइवेसी का मतलब क्या हो गया? जो ऑथराइज्ड यूजर्स कैन एक्सेस अ डेटाबेस अकॉर्डिंग टू इट्स प्राइवेसी कॉन्स्ट्रेंट्स। नेक्स्ट क्या कहता है? बैकअप एंड रिकवरी। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ऑटोमेटिकली टेक्स केयर ऑफ डेटा बैकअप एंड रिकवरी। द यूजर्स डोंट नीड टू बैकअप डेटा पीरियडिकली बिकॉज इट इज टेकन केयर ऑफ बाय DBMS, ठीक है। DBMS जो होता है उसको ऑटोमेटिकली क्या करता है? बैकअप बना लेता है, ठीक है। डेटा कंसिस्टेंसी मीन्स देयर शुड बी मल्टीपल मिसमैचिंग कॉपीज ऑफ द सेम डेटा। इसका मतलब क्या होता है कि एक ही तरीके का डेटा होना चाहिए। मान लीजिए कि एक फाइल है F1, अगर इसमें 10 तरीके का डेटा है या 10 फाइल्स हैं तो सेम ऐसे ही फाइल्स हम चाहें तो F2 में भी बना सकते हैं। और फ़ायदा क्या होगा कि अगर आप F1 को अपडेट करेंगे तो F2 भी अपडेट
होना चाहिए। इसी को कहते हैं हम लोग डेटा कंसिस्टेंसी। ऑल द डेटा अपीयर्स कंसिस्टेंटली अक्रॉस द डेटाबेस and must be same for all the users viewing the data. Moreover, any changes made to the database are immediately reflected to all the users and there is no data inconsistency. यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर जैसे कि डेटा आप लोगों ने अपडेट किया तो बाकी लोगों को भी अपडेटेड डेटा मिलेगा। और फीचर्स क्या हो गए, तो फीचर्स डेटाबेस के यही है, कैन हैव वन और मोर टेबल्स। नंबर 2, डेटाबेस इज अ कंटेनर दैट होल्ड्स टेबल्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स। ठीक है। नेक्स्ट कहता है रिकॉर्ड यूनिकनेस। तो इन तीनों पॉइंट को आप याद रख सकते हैं और आप एग्जाम्स में लिखने के लिए डिटेल में पढ़ सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में। When data is to be stored, maintained and retrieved from multiple tables, then special database softwares are required known as relational database management system, जिनको कहते हैं RDBMS। ठीक है। तो हम लोग RDBMS का ही यूज़ करते हैं, वो MySQL हो, LibreOffice हो, OpenOffice बेस हो, MS Access हो, ये सारे RDBMS के एग्जाम्पल हैं। ठीक है। अब इन टेबल्स को इंटीग्रेट करने के लिए, जोड़ने के लिए कॉन्सेप्ट आता है कीज़ का, जहाँ पे प्राइमरी, कंपोजिट प्राइमरी, फॉरेन की, मेन है। इसके अलावा आपको कैंडिडेट की के बारे में भी बताया गया होगा। तो इन कुछ कीज़ के बारे में आपको जानना पड़ेगा। द यूनिक फील्ड इज कॉल्ड प्राइमरी की। प्राइमरी की इज़ अ यूनिक वैल्यू दैट आइडेंटिफाइज अ रो इन अ टेबल। यानी जो टेबल को यूनिक बनाता हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्राइमरी की। ठीक है। When primary key constant is applied to one or more columns, then it is known as composite primary key। हो सकता है कि ये टेबल है, इस टेबल में ये वाला कॉलम इकलौता मिलकर पूरे टेबल को यूनिक नहीं बनाता, तो हम इस कॉलम का भी यूज़ करेंगे। इस केस में क्या हो गया, दोनों को मिलाकर प्राइमरी की बनाया गया, इसे हम क्या कहेंगे, कॉम्पोजिट प्राइमरी की। यानी व्हेन प्राइमरी की कांस्टेंट is applied on one or more columns, then it is known as composite primary key। Foreign key क्या होता है, it identifies a column or set of columns in one table that refers to a column or set of columns in another table। दो टेबल के बीच में जो समन्वय स्थापित करता है, रिलेशनशिप स्टैब्लिश करता है, उसको हम लोग फॉरेन की बोलते हैं। The one side of a relation is always the parent and provides the primary key attribute to be copied। The many side of relation is always a child in which the foreign key attributes are copied। यानी मान लीजिए ये टेबल है, ये मेन टेबल है, तो इसके अंदर क्या होगा, प्राइमरी की। अब इसको डिसॉल्व करके इस टेबल में हम एक नया टेबल बनाएं, तो यहाँ पर जो यूनिक की बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फॉरेन की। आई होप कि आप समझ पा रहे हैं। अगर समझ पा रहे हैं तो ज़रूर आप हमें कमेंट्स में लिखिए, शेयर और सब्सक्राइब करिए। इससे हम मोटिवेट होते हैं और हमें आपके व्यूज़ का पता चलता है। हमें ये समझ में आता है कि हाँ, हम अपनी चीज़ों को आप तक पहुँचाने में सक्षम हैं। आगे चलते हैं। आप अपने फीडबैक्स को भी लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको कोई शिकायत है हमसे तो वो हमें ना शेयर करें, आप बिल्कुल शेयर करके बता सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। क्रिएट एंड एडिट टेबल यूजिंग विजार्ड एंड एसक्यूएल कमांड्स। तो एसक्यूएल कमांड्स तो नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी हम लोग बात कर रहे हैं तो हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। तो कहता है डेटा इन रिलेशनल डेटाबेस इज ऑर्गेनाइज्ड इन फॉर्म ऑफ टेबल्स। RDBMS में, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, जो डेटा होता है वो किस फॉर्म में होता है, टेबल के फॉर्म में। ठीक है। कहता है रिलेशनल डेटाबेस इज अ कलेक्टिव सेट ऑफ मल्टीपल टेबल्स ऑर्गेनाइज्ड बाय टेबल, रिकॉर्ड्स एंड कॉलम्स। टेबल, रिकॉर्ड और कॉलम्स के फॉर्म में ऑर्गेनाइज किया जाता है इसको। रिलेशनल डेटाबेस establish a well-defined relation between tables। Table communicate and share information which facilitate searchability, organization and reporting। क्योंकि टेबल के फॉर्म में होता है तो सर्च करना, ऑर्गेनाइज करना और उसके बारे में रिपोर्ट्स निकालना आसान होता है। RDBMS जो होता है uses structured query language which is a standard user application that provides an easy programming interface for data interaction। डेटा इंटरेक्शन के लिए सबसे आसान तरीका जो है वो हमारे पास SQL है, और RDBMS जो है वो भी SQL का यूज़ करता है। SQL का फुल फॉर्म क्या हो गया, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, जिसमें हम कमांड्स को लिखते हैं।
अब बात करते हैं डेटाबेस में कुछ छोटे छोटे टर्म्स आते हैं उनके बारे में। टेबल क्या हो गया? तो टेबल इज अ सेट ऑफ डेटा एलिमेंट्स दैट इज ऑर्गेनाइज्ड यूजिंग अ मॉडल ऑफ वर्टिकल कॉलम्स एंड हॉरिजॉन्टल रोज। ठीक है, a table has a definite number of columns but can have any number of rows। यानी कॉलम्स क्या होंगे? डिफाइंड होंगे, रोज अनलिमिटेड हो सकते हैं। Each row is identified by the values appearing in the particular column as a unique key or the key field। अगर आपको डायग्राम के माध्यम से समझाएं तो ये क्या हो गया? कॉलम, ये हो गया रो। रो का अनगिनत हो सकता है, इनडेफिनिट हो सकता है, लेकिन कॉलम क्या होगा? डेफिनिट। ठीक है, इसको हमें याद रखना है। कॉलम क्या हो गया? इट इज अ सेट ऑफ डेटा और वैल्यूज ऑफ अ पर्टिकुलर सिंपल टाइप, वन फॉर ईच रो। ठीक है, कॉलम्स को हम लोग फील्ड भी कहते हैं और कॉलम्स का दूसरा नाम एट्रीब्यूट्स है। रिकॉर्ड्स को हम लोग क्या बोलते हैं? रोज, और रोज का दूसरा नाम क्या हो गया? टपल हो गया। डेफिनेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं जो मैंने आपको समझाया। आगे चलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे बताया गया है ओपन ऑफिस के बारे में, लेकिन लिब्रा ऑफिस के बारे में भी आपको बताया जाएगा। दोनों सेम है, आपके पास क्वेश्चन लिब्रा ऑफिस से ही आता है। अब एक क्वेश्चन है हमारे पास कि टेबल कैसे बना सकते हैं। तो दो तरीका है। पहला क्रिएट टेबल इन डिज़ाइन व्यू, दूसरा क्या होता है? विजार्ड टू क्रिएट टेबल। तो आप विजार्ड का यूज़ कर सकते हैं या डिज़ाइन व्यू का यूज़ करके टेबल बना सकते हैं। एग्जाम में पूछा जाएगा कितने तरीके से बना सकते हो? तो दो तरीके। पहला क्या हो गया? डिज़ाइन, और दूसरा क्या हो गया? क्रिएट। आगे चलते हैं। अब अगर हम विजार्ड ऑप्शन का यूज़ करें तो कैसे बनाएंगे? अगर हमें विजार्ड ऑप्शन का यूज़ करके बनाना हो तो वहाँ पे कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। तो खैर उन स्टेप्स के बारे में चर्चा हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो पूछा नहीं जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट ऑल द फील्ड्स हैव टेक्स्ट डेटा टाइप विच कैन बी and other properties with default values, but all of them can be selected as per the requirement। जब टेबल आप बनाते हैं तो उस टेबल के कॉलम्स में ये जो रोज होते हैं उसमें कौन सी वैल्यू एंटर करी जाए, ठीक है, उसी के लिए हम लोग डेटा टाइप रखते हैं। डेटा टाइप के आगे पढ़ेंगे हम लोग आगे चलकर। तो जो डिफ़ॉल्ट डेटा टाइप होता है वो क्या है? टेक्स्ट वैरचर। ठीक है, उसको हम लोग चेंज भी कर सकते हैं। आगे डेटा टाइप्स क्या होता है तो वो जानते हैं। डेटा टाइप्स आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई विच टाइप ऑफ डेटा या वैल्यू वी आर गोइंग टू स्टोर इन द डेटाबेस। किस तरीके के डेटा को आप स्टोर करना चाहते हैं उसके बारे में बताया जाता है। कहाँ पर? डेटाबेस में। अब यहाँ पर एक चीज़ समझने की आवश्यकता है कि डेटाबेस को हम लोग क्लासीफाई कितने तरीके से कर सकते हैं। माफ़ी चाहते हैं, डेटा टाइप्स को क्लासीफाई कितने तरीके से कर सकते हैं? तो 5 तरीके से। पहला क्या हो गया? न्यूमरिक, अल्फा न्यूमरिक, बाइनरी, डेट टाइम, अदर वेरिएबल टाइप्स। अब ये क्या होते हैं? तो छोटी सी जानकारी हम लोग इकट्ठा कर सकते हैं। न्यूमरिक डेटा टाइप्स का मतलब क्या होता है? नंबर्स के बारे में बताता है। ठीक है, इनका इस्तेमाल हम लोग करते हैं नंबर्स को स्टोर करने के लिए। कौन कौन से हो सकते हैं? तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स है, आप इनको समझिएगा। जैसे बुलेन, टाइनी इंट, स्मॉल इंट, इंटीजर, बिग इंट, न्यूमरिक, डेसिमल, रियल, फ्लोट और डबल। अब बुलेन की क्या खासियत है? वैल्यू क्या क्या स्टोर कर सकता है? 0 और 1। टाइनी इंट क्या स्टोर कर सकता है? कोई भी वैल्यू 0 से लेकर 255 तक। स्मॉल इंट -2⁻15 से लेकर 2⁻15 प्लस में -1। तो खैर ये सब प्रिसाइजेशन और रेंज आपसे नहीं पूछा जाएगा, आपको बस ये याद रखना। अल्फ़ा न्यूमरिक की बात करें जहाँ अल्फ़ाबेट और नंबर सब होता है तो वहाँ पे लॉन्ग वैरचर, कैर, वैरचर और वैरचर इग्नोर केस ये होते हैं। आगे चलते हैं। बाइनरी डेटा टाइप में क्या क्या हो सकता है? तो बाइनरी में लॉन्ग बाइनरी, लॉन्ग वैर बाइनरी, बाइनरी और वैर बाइनरी। डेटा टाइप डेट और टाइम में क्या क्या हो सकता है? तो डेट, टाइम और टाइम स्टैम्प। डेट में क्या होता है? तो खाली मंथ, डे एंड ईयर इन्फो आएगा। टाइम में क्या आएगा? आवर, मिनट और सेकेंड। टाइम स्टैम्प में क्या आता है? तो डेट और टाइम इंफॉर्मेशन दोनों आता है। ठीक है, और अगर जावा के कुछ ऑब्जेक्ट्स को सेव करना हो, जैसे सीरियलाइजेशन की बात हो, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट्स का। तो खैर ये आपको नहीं जानना है,
हम आपको एक स्पेशल कंडीशन सिर्फ बता दिए हैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के तौर पर, आपको सिर्फ ये सब याद रखना है। डेट एंड टाइम खासकर याद रखिएगा, पूछता है कि टाइम स्टैम्प में क्या हो सकता है, तो आपको याद रखना पड़ेगा डेट एंड टाइम इन्फॉर्मेशन दोनों। टाइम में क्या होगा, सिर्फ आवर मिनट सेकेंड। डेट में क्या होगा, मंथ डे एंड ईयर। आगे चलते हैं। यहाँ कहता है कि इन बेस डेटा इज स्टोर्ड इन टेबल्स विच कैन बी इंसर्टेड, मॉडिफाइड एंड रिमूव्ड यूजिंग एप्रोप्रिएट ऑप्शंस. The table will open in datasheet view in which new data can be inserted and existing data can be updated or removed. ये कहता है कि डेटाबेस पर क्या कर सकते हैं, इंसर्ट, मॉडिफाई और रिमूव कर सकते हैं। जब हम टेबल को ओपन करते हैं तो वो किस में ओपन होता है, डेटशीट व्यू। ठीक है, डेटशीट व्यू कैसा होता है, तो देखिए डेटशीट व्यू आपके सामने खुला है। अब न्यूमेरिक डेटा टाइप के बारे में जैसे मैं बता रहा था क्या क्या होता है, तो ऑटो वैल्यू, लेंथ, डिफॉल्ट वैल्यू। खैर ये सब आपको याद नहीं रखना है, सबको हम दिखाने के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए इसको बना के रखें। आगे चलते हैं। ठीक है, डिफॉल्ट वैल्यू वगैरह आपको नहीं याद रखना। हाँ, सॉर्टिंग डेटा का मतलब क्या होता है, यहाँ समझते हैं। सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है, टू अरेंज द डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। कैसे अरेंज करेंगे, तो अरेंज करने के लिए हमारे पास यहाँ देखिए ये ऑप्शन होता है। ठीक है, इस मेन्यू पे क्लिक करके हम अरेंज कर सकते हैं। ये A to Z यानी असेंडिंग, और ये क्या हो गया, डिसेंडिंग। तो इसको याद रखना। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है, तो आइए इसके बारे में जानते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट इज़ यूज टू मेंटेन एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा इन रिलेशनशिप। यानी दो टेबल के बीच जो रिलेशनशिप स्टैब्लिश करते हैं, तो उन दोनों के बीच एक्यूरेसी को स्टैब्लिश करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का यूज़ कर सकते हैं। और कर सकते हैं क्या, इनफैक्ट करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का यूज़ क्यों करते हैं। तो पहला कहता है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी हेल्प्स अस टू अवॉइड फॉलोइंग थिंग्स, एडिंग रिकॉर्ड्स टू रिलेटेड टेबल इफ देयर इज नो एसोसिएटेड रिकॉर्ड टेबल अवेलेबल इन द प्राइमरी की। दो टेबल के बीच रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने के लिए, चेंजिंग वैल्यूज इन अ प्राइमरी की वाले वैल्यूज को चेंज करने के लिए, डिलीटिंग रिकॉर्ड्स फ्रॉम प्राइमरी की टेबल, प्राइमरी की के टेबल से रिकॉर्ड्स को डिलीट करने के लिए। आगे चलते हैं। क्रिएटिंग एंड एडिटिंग रिलेशनशिप्स बिटवीन टेबल्स कैसे कर सकते हैं, तो अ रिलेशनशिप रेफर्स टू एन एसोसिएशन और कनेक्शन बिटवीन टू और मोर टेबल्स। दो और दो से अधिक टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। When we relate two tables, we don't need to enter the same data in separate tables. जब दो टेबल के बीच रिलेशनशिप स्टैब्लिश करेंगे तो दोनों में अलग अलग डेटा डालने की आवश्यकता नहीं है, एक जगह से डालेंगे अपने आप अपडेट हो जाएगा। रिलेशनशिप बिटवीन टू टेबल्स हेल्प्स टू सेव टाइम, रिड्यूस एरर एंड समराइज डेटा। डेटा को समराइज करता है, एरर कम करता है और टाइम बचाता है। We can create a relationship between two tables using relationship options from tool menu. तो आपसे पूछ देगा मान लो MCQ में कि रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने के लिए कहाँ पे क्लिक करेंगे, टूल्स में। टूल से कहाँ जाओगे, रिलेशनशिप्स ऑप्शन पे, याद रखना। अब रिलेशनशिप की अगर बात करें तो रिलेशनशिप को हम लोग तीन तरीके से देखते हैं। पहला 1 to 1, 1 to many, इसको हम लोग many to 1 भी बोलते हैं, दोनों सेम है। और तीसरा क्या हो गया, many to many। नेक्स्ट कहता है 1 to 1 रिलेशनशिप क्या होता है, तो कहता है इन दिस रिलेशनशिप बोथ द टेबल मस्ट हैव प्राइमरी की कॉलम्स। ठीक है, दोनों टेबल में क्या होना चाहिए, प्राइमरी की कॉलम होना चाहिए। एक टेबल किससे रिलेटेड है, दूसरे से रिलेटेड, ये 1 to 1 हो गया। दूसरा 1 to many, इसका मतलब क्या हो गया कि इन दिस रिलेशनशिप वन ऑफ द टेबल मस्ट हैव प्राइमरी की कॉलम। किसी एक टेबल में प्राइमरी की होनी चाहिए, यानी यहाँ है। इट सिग्निफाइज दैट वन कॉलम ऑफ प्राइमरी की इज एसोसिएटेड विद ऑल द कॉलम्स ऑफ एसोसिएटेड टेबल। यानी ये जो प्राइमरी की है इसी से सारा डेटा क्या है, एसोसिएटेड। यानी यहाँ पे क्या हो गया, 1 to many, यानी प्राइमरी की वाले से सारे का सारा डेटा बाकी टेबल्स में एसोसिएटेड। मेनी टू मेनी का मतलब क्या होता है, तो मेनी टू मेनी कहता है नो टेबल हैज़ प्राइमरी की कॉलम। किसी भी टेबल में हम देखेंगे प्राइमरी की नहीं है। यहाँ में देखिए, यहाँ भी देखिए की का साइन मिसिंग। इट सिग्निफाइज दैट द कॉलम्स ऑफ प्राइमरी की टेबल आर एसोसिएटेड विद ऑल द कॉलम्स ऑफ एसोसिएटेड टेबल्स।
यानी ये कॉलम जो है वो आपस में सबसे एसोसिएटेड है। यहाँ का डेटा यहाँ आ सकता है, यहाँ का डेटा यहाँ जा सकता है, यहाँ का यहाँ आ सकता है, ठीक है। यानी कोई प्राइमरी की ना हो तो मैनी टू मैनी रिलेशनशिप है। सारे डेटा आपस में क्या है, इंटर रिलेटेड। हम लोग रिलेशनशिप हटा सकते हैं, हटा सकते हैं। तो कैसे हटाएंगे? विद द हेल्प ऑफ डिलीट ऑप्शन। कैसे हटाएंगे? क्लिक ऑन द रिलेशनशिप थ्रेड। रिलेशनशिप जब स्टैब्लिश करते हो तो ये थ्रेड बन जाता है, आपको उस पर क्लिक करना है, कहाँ जाना है, डिलीट ऑप्शन पे, ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाए। नेक्स्ट कहता है रिट्रीव डेटा यूजिंग क्वेरी। क्वेरी का इस्तेमाल करके डेटा को देखना। क्वेरी क्या होता है जानते हैं पहले। अ क्वेरी हेल्प्स अस जॉइन इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट टेबल्स एंड फिल्टर दैट इंफॉर्मेशन। दो टेबल्स के बीच में रिलेशन स्टैब्लिश करना हो, ज्वाइन करना हो, डेटा फिल्टर करना हो, ये कहलाता है क्वेरी। कैसे कर सकते हैं क्वेरी से? फिल्टरिंग का मतलब क्या है? So filtering means that query uses criteria. We provide to hide some data and present only what we want to see. डेटा को हाइड करने के लिए और जो हम चाहते हैं उसको दिखाने के लिए जो यूज़ करें उसको कहते हैं फिल्टरिंग। क्रिएशन ऑफ क्वेरी यूजिंग डिज़ाइन की। क्वेरी का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? तो सम RDBMS प्रोवाइड अ ग्राफिकल मीन्स टू क्रिएट क्वेरीज। कई जगहों पे ग्राफिकल मीन्स होता है जहाँ पे आप क्लिक करके बना सकते हैं, ठीक है। तो खैर वो क्या क्या होता है डायरेक्टली हम यहाँ पे आते हैं। तो सेलेक्ट स्टेटमेंट रिटाइव 0 और मोर रोज। जिस भी स्टेटमेंट में सेलेक्ट लगा है या तो 0 रोज आएगा या उससे अधिक रोज आता है, ठीक है। सेलेक्ट क्या है? उसको हम लोग DML कहते हैं, डेटा मैनिपुलेशन कमांड। सेलेक्ट को क्या कहते हैं? डेटा मैनिपुलेशन कमांड। तो आप ऐसे याद रखेंगे, किसी भी रो को डिस्प्ले कराना होगा तो रोज को डिस्प्ले कराने के लिए डिस्प्लेज द रो या रोज बनाने के लिए किसका यूज़ करते हैं? सेलेक्ट का यूज़ करते हैं। अब ये क्या है? तो इस सेलेक्ट को हम लोग DML कमांड कहते हैं। DML का मतलब क्या हो गया? डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज या डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कमांड। ये DBMS का पार्ट है जो बताता है कि ये डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए यूज़ हुआ। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? तो है अपडेट कमांड। अपडेट कमांड का यूज़ क्यों करते हैं? तो अगर एक टेबल बना है, उस टेबल में किसी रिकॉर्ड को मॉडिफाई करना है, इसका यूज़ करते हैं हम लोग अपडेट कमांड्स। ऑप्शंस टू एंटर डेटा फ्रॉम फॉर्म्स। फॉर्म्स का इस्तेमाल करके डेटा कैसे करेंगे? तो यू कैन ऐड न्यू रिकॉर्ड्स टू द टेबल यूजिंग द फॉर्म बाय क्लिकिंग द बटन्स। यानी इसको जो ऑप्शंस आते हैं उन ऑप्शंस पे क्लिक करके भी आप नए डेटा को एंटर कर सकते हैं। ऑप्शंस टू एंटर डेटा फ्रॉम फॉर्म्स कैसे करना है? तो खैर ये कहानी है, इसको फिलहाल हमें जानने की आवश्यकता नहीं, लेकिन आप जान सकते हैं कि डेटा एंट्री करना हो तो हम SQL का यूज़ कर सकते हैं, अगर SQL नहीं है तो फॉर्म्स का बना सकते हैं। रिपोर्ट क्या होता है? तो जो डेटा एंट्री हुई है उसको समराइज करने के लिए रिपोर्ट्स का यूज़ करते हैं। तो रिपोर्ट हेल्प्स टू डिस्प्ले द डेटा इन अ समराइज्ड मैनर। इट इज़ यूज्ड टू जनरेट द ओवरऑल वर्क आउटकम इन ए क्लियर फॉर्मेट। यानी सारे डेटा को समराइज कर डिस्प्ले कराने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? रिपोर्ट्स का यूज़ करते हैं। क्लियर है? आई होप कि आप लोग मेरी बातों को समझ पा रहे हैं। आप अपने व्यूज़ ज़रूर शेयर करें हमारे साथ ताकि हमें और बेहतर करने में आसानी हो। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आज का कॉन्सेप्ट था। हम लोग अगली क्लास में जब मिलेंगे तो एक हमारे पास नेक्स्ट सेक्शन बचा पार्ट A।